जय भीम साथियों। साथी अभिषेक जी ने बहुत विस्तार से इस जजमेंट के कानूनी पहलुओं की बात की है। मैं जहाँ से देखता हूँ, जो आप लोगों ने आज का विषय भी बनाया है, कि ये फैसला कुछ खास उद्देश्यों से एक ऐसे समय में लाया गया है जब पूरे देश में वंचितों की एकता निर्मित हो रही थी। हमने देखा कि रोहित वेमुला के मामले में SC/ST एक्ट में जब बदलाव किया गया उस समय में, और रोस्टर के मुद्दे पर पूरे देश ने दलितों और आदिवासियों की अभूतपूर्व एकता देखी। एक ऐसी एकता जिसके सामने देश की सरकार को, जो बहुत अहंकारी सरकार है, उस सरकार को झुकना पड़ा। आप याद करें कि पिछले 10 वर्षों में कितने मसलों पर वो झुके हैं। बहुत कम ऐसे मामले आए जिनमें उनको झुकना पड़ा, लेकिन दलितों और आदिवासियों की एकता के आगे उनको झुकना पड़ा है। उस एकता को तोड़ने के लिए ये फैसला मेरी समझ से लाया गया है। कई लोग फैसले की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन जो फैसले की भाषा है, आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। जैसे कुछ जाति विशेष के लोगों में दलितों और आदिवासियों के प्रति आरक्षण की वजह से एक कुंठा भाव है, वो कुछ सरलीकरणों के माध्यम से भारत का समाज ऐसा रहा है, वैसा रहा है, जैसे चाय की दुकान पर लोग बात करते हैं, उस तरह से मान लो फैसला लिख दिया गया। एक जज साहब लिखते हैं, आई मे हैव गॉन थ्रू भगवत गीता एंड रामचरितमानस। आरक्षण पर फैसला है, लेकिन कोट कर रहे हैं भगवत गीता और रामचरितमानस को। अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग the scriptures, especially the Gita, I am the firm view that the primitive India there was no existence of any caste system. Rather, there was a categorization of the people according to their profession, talent, qualities and nature. ये एक ऐसी बात है जो हम लगातार सुनते आते हैं। जो लोग भी आरक्षण से नफरत करते हैं, वो जनरली ऐसा तर्क देते हैं, वे मनुस्मृति की बात नहीं करते। मानो सारा भारत का विधान इन्हीं पंक्तियों के आधार पर आगे वो कोट भी करते हैं, जिसमें ये बात कही गई है कि जाति जन्म के आधार पर नहीं होती, कर्म के आधार पर होती है। और आगे वो लिखते हैं, बाद में क्या हुआ, लेटर चिल्ड्रन ऑफ ब्राह्मण स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्फ एज ब्राह्मण्स irrespective of whether they possesses the corresponding qualities or not. Similarly, the children of other varnas also adopted the varna of their father, ignoring their own nature, talent और qualities. मानो शूद्रों ने अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से ये स्वीकार किया, हम तो शूद्र है, क्योंकि हमारे अंदर यही क्वालिटी, हम तो सफाई कर सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जिसमें 7 जज है, एक जज के कोई पूर्वाग्रह हो सकते हैं, 2 जजों के पूर्वाग्रह हो सकते हैं, 7 जज बैठ करके इस तरह का फैसला लिख रहे हैं और उनको कुछ भी असहज महसूस नहीं हो रहा। जैसे कि जो बिना पढ़े लिखे लोग अक्सर
बाबा लोग क्या करते हैं, बाबा लोग लोगों को ये कह कर के फंसाते हैं कि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको ये कहकर फंसाते हैं कि देखो हमारे धर्म शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, और फिर बाबाओं की बातों को लोग ये मान कर के सुनते और उसका सम्मान करते हैं कि देखो इन्होंने धर्मशास्त्र पढ़े हुए हैं, हमने नहीं पढ़े हुए हैं। ये बात कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है और इस बात को हमें मानना चाहिए। लेकिन जब उन बाबाओं से आप, जैसे आजकल हमारे लोग संस्कृत पढ़ने लगे, उन बाबाओं से आप संवाद करें कि कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है ज़रा बताइए, तो वो कोई ऐसा नाम ले देंगे, आप कहेंगे मैंने पढ़ा हुआ है, तो उसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन उस तरह की बातें एक जजमेंट में होना, इससे लगता है कि पहले से उन्होंने तय किया हुआ है कि उनको क्या बोलना है, क्या फैसला देना है। मामला आरक्षण और उसके वर्गीकरण के बारे में है, लेकिन पूरा का पूरा ध्यान जजमेंट का इस बात पर है कि कैसे दलितों और आदिवासियों को एक रूप समूह मानने से इनकार किया जाए। वो मैं समझता हूँ कि अभी जिस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और कभी भी आरक्षण पर बात हो या वंचितों के बारे में बात हो, तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इस देश की सरकार, इस देश के लोग ये स्वीकार करें कि उनके पुरखों ने, वंचितों के पुरखों के साथ में हजारों वर्षों तक जातियाँ की है, और इन जातियों के लिए वो शर्मिंदा हैं। आरक्षण पर बात कर रहे हैं, जाति व्यवस्था पर, वर्ण व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बातचीत की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। जैसे एक जस्टिस मार्कंडेय काटजू के एक जजमेंट में इस तरह की बात आई कि इस भारत के वास्तविक मूल निवासी कौन है और उनके साथ में कैसा बर्ताव किया जा रहा है। ये बात अटपटी लग सकती है कि भाई क्यों उनको ये माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्यों इस बात का जिक्र करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से जिक्र करने की ज़रूरत है ताकि स्वीकार करें और महसूस करें। और ऐसा पहली बार नहीं होगा दुनिया के इतिहास में। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोरिजिनल्स, उनके साथ बाहर से आए हुए लोगों ने करीब 2 सदियों तक बहुत जातियां की, और जब वहाँ के मूल निवासियों ने इस बात को लेकर के लगातार आंदोलन किया, सवाल उठाए, तो अंततः ऑस्ट्रेलिया की संसद में वहाँ के प्रधानमंत्री को एक पब्लिक अपॉलॉजी, सार्वजनिक माफ़ी मांगनी पड़ी। तो पहले ये करना चाहिए कि हमारी चुनी हुई सरकार को, इन न्यायाधीशों को और पूरे मीडिया को देश के सवर्णों की तरफ से, देश के वंचितों से सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी के लिए जो टेक्स्ट होगा वो हम लोगों से ड्राफ्ट करवा सकते हैं, खुद ड्राफ्ट कर सकते हैं, और नहीं तो जो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में वहाँ के प्रधानमंत्री ने जो कहा उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 13 फरवरी 2008 को केविन रुड ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में एक वक्तव्य दिया, उसका हिंदी रूपांतरण, चूँकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। आज हम इस देश के आदिवासियों का सम्मान करते हैं जो मानव इतिहास की सबसे पुरानी सतत संस्कृतियों के वाहक हैं। उनके साथ हुए दुर्व्यवहार पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, विशेष तौर पर उस दुर्व्यवहार पर जिसने आदिवासियों से उनका बचपन छीन लिया और हमारे देश के इतिहास में एक काला अध्याय लिख दिया। अब समय आ गया है कि हम अतीत की गलतियों को सुधार कर अपने राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में एक नया अध्याय लिखें, जिससे हम विश्वास के साथ भविष्य निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकें। हम पुरानी सरकारों और संसद के कानूनों और नीतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं जिन्होंने हमारे इन साथी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को गहरा दुख, पीड़ा और नुकसान पहुंचाया है। विशेष तौर पर हम आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों, समुदायों और देश से अलग करने के लिए माफ़ी मांगते हैं। इन स्टोलन जनरेशन्स को, जो आप जानते होंगे, वहाँ के इतिहास को जो जानते हैं, इन स्टोलन जनरेशनों, उनके वंशजों और उनके पीछे छूटे परिवारों से उस दर्द, पीड़ा और आघात के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। उनके परिवारों और समुदायों से अलग करने के लिए हम तमाम माँओं, पिताओं, भाइयों और बहनों से माफ़ी मांगते हैं। बेहतरीन संस्कृतियों और उनके धारकों के साथ अपमानजनक व्यवहार और उनको नीचा दिखाने के लिए हम माफ़ी मांगते हैं।
यह ऑस्ट्रेलियाई संसद सविनय निवेदन करती है कि राष्ट्र के उपचार के एक हिस्से के रूप में इस माफ़ीनामे को उसी भावना के साथ स्वीकार किया जाए जिस भावना के साथ यह प्रस्तुत किया जा रहा है। इस महान महाद्वीप के सुनहरे भविष्य के लिए हम दिल से एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं। अतीत की गलतियों को स्वीकार करना और सभी ऑस्ट्रेलियाइयों को गले लगाना इस दिशा में पहला कदम है। आज यह संसद फैसला करती है कि हम ऐसा भविष्य बनाएंगे जिसमें फिर कभी ऐसा अन्याय नहीं होगा, कभी भी नहीं। स्टोनन जनरेशन से मैं एक प्रधानमंत्री के रूप में माफ़ी चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की सरकार की ओर से माफ़ी चाहता हूँ और ऑस्ट्रेलिया की संसद की ओर से माफ़ी चाहता हूँ। मेरे ख्याल से हम सबको प्रस्ताव भेजना चाहिए सरकार के पास में कि पहले आप देश के दलितों और आदिवासियों से उनके साथ हुए अन्याय और उत्पीड़न के लिए सार्वजनिक माफ़ी मांगिए, और साथ में उन जज साहिबान के पास भी जो दलितों और आदिवासियों का इतिहास सिर्फ इतना जानते हैं कि वो उनको एक आर्थिक समूह के रूप में सिर्फ देखते हैं। पूरे जजमेंट से लगता है कि उनको कोई आर्थिक समूह के रूप में देखा जा रहा है, जबकि आप जानते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक आधार पर नहीं दी गई, ये व्यवस्था सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर लागू की गई। ये गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व के लिए है, रिप्रेजेंटेशन के लिए है। तो इसके व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है, और मेरे ख्याल से जब हम इसका व्यापक अध्ययन करेंगे तो दो पहलू सामने आएंगे। एक कि अफर्मेटिव एक्शन की बहुत सारी नीतियां हो सकती है, उनमें से आरक्षण एक नीति है, लेकिन इससे निश्चित तौर पर वंचित समूहों का भला हुआ है, उनकी स्थिति सुधरी है, यानी ये अपने उद्देश्य में सफल रहा है। तो इस पहलू का विस्तार ये हो सकता है कि चूंकि इससे वंचित समूहों का भला हुआ है, ये अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्यों में सफल रहा है, इसका इसलिए निजी क्षेत्र में, जहाँ की ज़्यादातर नौकरियाँ अब चली जा रही हैं, निजी क्षेत्र लगातार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सरकारी क्षेत्र संकुचित होता चला जा रहा है। तो निजी क्षेत्र में इसका विस्तार करने की आवश्यकता है। दूसरा, निश्चित तौर पर जो पीछे छूट गए हैं उन पर विचार करना है, उनको कैसे साथ में लाया जाए, उनको कैसे आगे लाया जाए, इस पर सबसे पहले भीतर से मंथन शुरू होना चाहिए। इस पे बात करनी पड़ेगी, इस सवाल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल से पहले इस पे भीतर से मंथन शुरू हो और तब बाहर इसमें क्या क्या समाधान हो सकते हैं उन पर भी हमको बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो अभी शर्तें निर्धारित की गई हैं, ऐसा लगता है कि वो केंद्र सरकार और उच्चतम न्यायालय ने वो शर्तें निर्धारित कर दी कि हमको क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है। मेरे ख्याल से ये शर्तें आम लोग निर्धारित करें, वंचित समूहों के लोग निर्धारित करें कि हमको किन मुद्दों पे बात करनी है और कैसे बात करनी है। सरकार का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि सरकार एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों के माध्यम से इस फैसले को लागू करवाने के लिए पुरजोर प्रयास करती है, और बाहर आकर के आपने देखा होगा असमी अशनब का प्रेस कॉन्फ्रेंस कि नहीं, हम ये क्रीमी लेयर को नहीं मानते और हम इसको बिल्कुल समर्थन नहीं करते, हम इसको संसद में वापस लेंगे। कोर्ट के माध्यम से लागू करवाना चाहते हैं और बाहर वो देखते हैं कि अभी SC ST की एकता टूटी नहीं है। उनको उम्मीद थी कि इस जजमेंट के बाद लड़ाई दंगे शुरू हो जाएंगे और फिर एक विभाजन हो जाएगा जिसके लिए लाया गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसको वापस लेने की बात वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोलमोल तरीके से करते हैं, स्पष्टता से नहीं कहते। क्रीमी लेयर पे कहते हैं इसको वापस लेंगे, ये नहीं कहते कि इसको संपूर्णता में पूरे जजमेंट को हम नहीं मानते और सरकार ऐसा कानून बनाएगी कि इस तरह के फैसले बिना पर्याप्त अध्ययन के दोबारा ना आ सके। हमको जो दूसरा पहलू है आरक्षण का, उस पर मेरे ख्याल से ज़्यादा संवेदनशीलता से और ज़्यादा गहराई से काम करने की और विचार करने की ज़रूरत है कि जो पीछे छूट गए उनको कैसे साथ में लाया जाए। सबसे पहले उसके लिए एक व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए। बिना अध्ययन के ये बात ठीक वैसे ही होगी जैसे और कोई बात हम कह दें, और अब तो वैसी स्थिति नहीं है कि उस वक्त तो पढ़े लिखे लोग कम थे
अब तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि इतने अध्ययन किए जा सकते हैं, इतने ज़्यादा रिसोर्सेस हमारे पास हैं, और बिना अध्ययन के आप कोई जजमेंट ला रहे हैं अपने पूर्वाग्रहों के आधार पे, अपनी पूर्व धारणाओं के आधार पे, तो वो जजमेंट कैसे सही हो सकता है? हमको देखना पड़ेगा कि कुल देश में कितने संसाधन हैं, कितने तरह के संसाधन हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी एक संसाधन नहीं है। जैसे मैंने कहा, सरकारी नौकरी से बहुत बड़ा क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर का है। उसके साथ साथ में देश के तमाम उद्योगों पर किसका कब्जा है, देश की न्यायपालिका पर किसका कब्जा है, देश के मीडिया संस्थानों पर किसका कब्जा है, सब कुछ देखना पड़ेगा। और सब कुछ देखने के बाद भी मुमकिन है कि कुछ मामलों में ये निष्कर्ष सामने आए जो कि भाई हाँ, कुछ जातियों ने, कुछ समूहों ने ज़्यादा लाभ लिया है, कुछ पीछे छूट गए हैं। तो जैसे हम रिसर्च करते वक्त जो परिणाम आएगा आएगा, फिर उसके बाद में हमको ये समाधान की तरफ बढ़ना है कि अब क्या समाधान हो सकता है। मैं कहूँगा कि इसके बाद भी ये परिणाम आता है कि हाँ, कुछ समुदायों ने ज़्यादा लाभ लिया है, कुछ बहुत पीछे छूट गए, और पीछे छूट गए हैं ऐसा देखने से प्रतीत होता है बिना कोई व्यवस्थित अध्ययन के भी। तो उनको साथ कैसे लाया जाए? मेरी बात कोई मानेगा नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रस्तावित करना चाहता हूं कि बिना अध्ययन के अगर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाया जा सकता है, जो मैं समझता हूं कि काफ़ी कुछ असंवैधानिक ढंग का है, बिना व्यवस्थित अध्ययन का है, अगर बिना अध्ययन के ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाया जा सकता है तो जो पीछे छूट गए हैं उनके लिए अतिरिक्त और 10% आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। जैसे हमने देखा ओबीसी रिजर्वेशन के वक्त में कि 27% रिजर्वेशन आया तो 56% सीटें बढ़ा दी गई। तो जो पीछे छूट गया है, फिलहाल उसके लिए हम ये व्यवस्था कर सकते हैं कि उनके लिए और अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारा ग्रे एरिया है जो पता नहीं चलता कि किसकी कितनी पॉपुलेशन है। जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी, कि संसाधनों का ठीक से अध्ययन नहीं होगा, तो अब जब 50% की सीमा टूट गई है तो 10% आरक्षण जो दलितों, आदिवासियों में पीछे छूट गए उनके लिए भी लाया जा सकता है। या और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। ये वो तरीके क्या हो सकते हैं? मेरे ख्याल से देश में इतने बुद्धिजीवी है, इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, उन सब बुद्धिजीवियों की मदद लेकर के, जिसमें कि एक डाइवर्सिटी हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जैसा स्ट्रक्चर ना हो बल्कि ज़्यादा लोकतांत्रिक समूह हो, वे आपस में बात करके और इस तरह का फैसला ला सकते हैं। और अभी हमको जो ध्यान केंद्रित करना है, मैं कह रहा हूँ उनकी शर्तों पे बात ना करके हम अपनी शर्तों पे बात करें, तो अभी ध्यान इस पे केंद्रित करना है कि निजी क्षेत्र में हम आरक्षण को कैसे लेकर के जाएं। नंबर 2, हम ये क्या 10% आरक्षण के लिए जो पीछे छूट गए लोग हैं उनके लिए इसके साथ साथ में आंदोलन शुरू कर सकते हैं? उस पर आपसी सहमति बनानी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये दोनों मांगे नहीं मानी जाती हैं, दोनों पर कोई विचार नहीं करता है, तो हम अपनी मूल मांगों पर लौटेंगे। और हमारी मूल मांगे मैं आपको याद दिलाऊं, आप सब जानते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग थी दलितों की तरफ से, आदिवासियों की तरफ से मांग थी उनकी ऑटोनॉमी के लिए, स्वायत्ता के लिए। आदिवासियों ने कभी आरक्षण नहीं मांगा। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को पढ़ें, आरक्षण उनकी मांग नहीं है, उनकी स्वायत्ता उनकी मांग है। उनके अपने क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को उनको सौंप दीजिए, क्योंकि आज जो देश की प्रगति, ट्रिलियन इकोनॉमी और क्या क्या बातें हो रही है, वो किसकी कीमत पे हो रही है? वो आदिवासियों की जगहों से उनको विस्थापित करके वहाँ से जो खनिज निकाल रहे हैं, और अंधाधुंध एक लूट चली हुई है, उस लूट के माध्यम से आप कुछ चंद लोगों का विकास कर रहे हैं। उनका क्या, जिनकी वो जगह हैं जहाँ से वो छूट गए हैं, जहाँ से उनको विस्थापित होना पड़ा है। हम अपनी मूल मांग पर लौटेंगे, हम अपने इलाकों को फिर से क्लेम करेंगे कि ये हमारी जगह है, आप यहाँ से बाहर जाइए। मेरे ख्याल से ये हमारी स्ट्रेटेजी हो सकती है, जहाँ से हम चीज़ों को अपने अनुसार ले जा सकते हैं। संविधान सभा में एक सदस्य के नाते जयपाल सिंह ने जो कहा, उसके साथ में अपनी बात कहूँगा, जो आदिवासियों की तरफ से बोल रहे थे। उन्होंने कहा 19 अगस्त 1947 को, वी आर द एबॉर्जिन्स, the original owners of this country. If there is any attempt to debar us from all those privileges which every citizen in free India is going to have, I shall resist it with all forces of my command. I am proud to belong to this race, which is the very foundation of this country. We have distinct culture,
and a different philosophy of life. Our sense of right and wrong, of justice, of fair play is different from that of the people of the plains. We have always stood for freedom and have resisted tyranny. Let us not, in our march of freedom, forget the original owners of this country. Thank you.